हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यशस्वी मैथ्स क्लासेस में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं और सभी अपनी स्टडी में अपना 100% दे रहे हैं। सो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्लास 9th और क्लास 10th में ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, सो इस चैप्टर को आज हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से एकदम पढ़ने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। जैसे कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल जो कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके बाद सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशंस के सोल्यूशन क्या होते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ड्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वर्ड्स प्रॉब्लम में इक्वेशन को नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, वो बनाते तो हैं पर इक्वेशंस क्या हो जाते हैं, गलत बन जाते हैं। तो आज हम इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को समझ लेते हैं। कांस्टेंट को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि ये एक फिक्स नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलने वाली। ठीक है, ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदल रही है, फिक्स्ड वैल्यू है, उन्हें हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट। इसको अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, जैसे मान लीजिए कि हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके भी होंगे। तो आपके या फिर हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड जो कि आपकी लाइफ में परमानेंट रहने वाले हैं। ठीक है, वो कभी बदलने वाले नहीं है। तो ऐसे फ्रेंड्स को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे मम्मी पापा सभी लोग क्या हैं, हमारी लाइफ में कांस्टेंट हैं, परमानेंट रहने वाले हैं। ठीक है, मम्मी पापा तो बदलने वाले नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं कि मम्मी पापा एक कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से नंबर्स में जितने भी नंबर्स आप जानते हैं, ठीक है, टोटल नंबर्स कितने हैं, 10। ठीक है, इन्हीं 10 नंबर्स का यूज करके हमने काफी सारे नंबर्स को बनाए हैं। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स क्या कहे जाएंगे, कांस्टेंट कहे जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 4 एप्पल है, ठीक है, तो 4 एप्पल का मतलब 4 ही समझा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे 6 या फिर 8 समझ लेंगे। ठीक है, 6 और 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, 4 को 4 ही समझा जाएगा। जैसे 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ की वैल्यू 1 रुपीज़ ही है, चाहे हम इसे इंडिया में यूज़ करें या फिर इंडिया के बाहर यूज़ करें। 1 रुपीज़ के इक्वल ही समझा जाएगा, चाहे हम इसे कहीं भी यूज़ करें। ठीक है, उसी तरह से नंबर्स यानी कांस्टेंट होते हैं, जिनको हम इक्वेशन में यूज़ करें या फिर एक्सप्रेशन में यूज़ करें, चाहे ऐसे सिंगल यूज़ करें, तो वो वैसे ही रहने वाले हैं, उनकी वैल्यू बदलने वाली नहीं है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ हम उनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, वेरिएबल इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट कैन चेंज और वेरी। ठीक है, वेरिएबल्स एक सिंबल है जिनका यूज हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, जो कि बदलते रहते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, या फिर इनपुट क्या है। ठीक है, सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट्स अननोन नंबर, सिंबल्स क्या है जो कि अननोन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैंने यूज किया वर्ड सिंबल। सिंबल यानी कि ए से लेकर के जेड तक के सभी अल्फाबेट, ये क्या है, सिंबल्स हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं ए टू जेड सभी अल्फाबेट्स को हम क्या मान सकते हैं, सिंबल्स यानी कि वेरिएबल। ए से लेके जेड तक सभी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये बिल्कुल डेफिनेशन को अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझे, जैसे कि मौसम। ठीक है, मौसम हर पल बदलता रहता है। अभी गर्मी है, थोड़ी देर बाद ठंडी हो सकती है। आज गर्मी है, धूप निकला हुआ है, कल बारिश हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मौसम हर पल, हर दिन, हर सेकंड बदलता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल वेरिएबल भी ऐसे ही है। ठीक है, जैसे मैं इक्वेशन लिखूं, कोई नंबर लिख देता हूँ, x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, कैसे, जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 10 माइनस 7, तो ये क्या हो गया, 3। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है, 3 है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 9,
तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या हो गई, बदल गई, ठीक है, -2 यानी क्या आ गया 7। इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 3 थी, बट इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 7 हो गई, ठीक है। तो जैसे ही इक्वेशन चेंज हुआ उसकी वैल्यू भी बदल गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको वेरिएबल्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये एक नंबर होते हैं, ठीक है, या फिर कांस्टेंट वैल्यू होते हैं जो कि वेरिएबल्स के पहले लिखे जाते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। किसी भी इक्वेशन या फिर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करके लिखा गया होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। और नंबर्स मल्टीप्लाई विथ वेरिएबल्स, ठीक है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे कह सकते हैं कि नंबर्स मल्टीप्लाइड विथ वेरिएबल्स। जैसे मैं बोल दूं, जैसे इक्वेशन लिखा हुआ है 3x + 7 = 10, ठीक है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर 3x को देखिए, यहाँ पर x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, और 3 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं ये जो कांस्टेंट है इसी को मैं क्या बोलूंगा, कोफिशिएंट बोलूंगा, ठीक है। वेरिएबल्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, 2 - 3x = 8, ठीक है। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -3, ठीक है। हमेशा साइन को ध्यान में रखेंगे और उसको, ठीक है, साइन को भी कोफिशिएंट में इंक्लूड करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे अभी मैंने लिखा था 3x + 7 = 9। सपोज कीजिए कि हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो ये 3x, यहाँ पर 3 और x, 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है, इसे हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। एक टर्म है तो उसे मोनोमियल कहा जाएगा। ये अभी आगे की चीज़ें हैं, फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, एक अलजेब्रिक टर्म हो सकता है या फिर एक सिंगल एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स आर द इंडिविजुअल पार्ट्स दैट आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन, ठीक है। टर्म्स को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि किसी भी इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन में इंडिविजुअल पार्ट्स जो कि प्लस माइनस इन दोनों साइन से क्या होते हैं, सेपरेट किए गए होते हैं, ठीक है। और सभी टर्म्स में कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x + 9 प्लस, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन एक्सप्रेशन है = 5, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल पार्ट्स दैट आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि 3x और 9 ये क्या है, प्लस और माइनस, यानी कि प्लस से सेपरेटेड है, ठीक है। तो ये एक सिंगल टर्म हो गया 3x, और ये 9 क्या हो गया, ये भी हमारा एक सिंगल टर्म हो गया 9, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों 3x और 9 प्लस से सेपरेट किए गए हैं, ठीक है। हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे 4x - 15 = 12। ये क्या है, यहाँ पर 4x को हम एक सिंगल टर्म कहेंगे, 15 को भी एक सिंगल टर्म कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये माइनस साइन से सेपरेट किए गए हैं। और क्या लिखा है, ईच टर्म कॉन्सिस्ट ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट है, ये हमारा कोफिशिएंट है और ये हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो इस टर्म्स में कोफिशिएंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट, ये तीनों होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स और वेरिएबल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं किसी ऑपरेशन के थ्रू, लाइक
सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, ठीक है। एंड इट डज नॉट हैव एन इक्वल साइन, एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ एक वैल्यू 4, ठीक है, ये क्या है, एक्सप्रेशन माना जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन नहीं है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, इस वेरिएबल पर, ठीक है। हमेशा एक्सप्रेशन की वैल्यू वेरिएबल पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू बदलते जाएंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी बदलेगी, ठीक है। या फिर हम सिंगल या फिर सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं, एक्सप्रेशन का एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूँ, 1 रखूँ, तो क्या जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4, एक्स इज इक्वल टू हमने क्या रखा 1, तो जाएगा 3 प्लस 4 यानी 7। तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई 7। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ x इज इक्वल टू 3, ठीक है, मैंने x इज इक्वल टू 3 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 यानी 9 प्लस 4, ये क्या हो गया 13। तो क्या हो रहा है, x की वैल्यू यानी वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू मिलती जा रही है। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू वेरिएबल पर डिपेंड करती है और इसकी एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, किसके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स, वेरिएबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किसी भी साइन से अटैच हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें इक्वल साइन नहीं होता है, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्वल साइन नहीं होता है, ठीक है। इसी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि इक्वल साइन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉरी इक्वेशन, हम इस टर्म से क्या कर पाएंगे, दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए डिफिनेशन क्या लिखा है अलजेब्रिक इक्वेशन की, एन इक्वेशन कंटेन्स एन इक्वल साइन एंड सो अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्सप्रेशन, ठीक है। इक्वल साइन अलजेब्रिक इक्वेशन में होता है और ये दो एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशन बताते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 9, ठीक है, या प्लस 9, ये मैंने लिख दिया। तो ये क्या है, हम इसे एक एक्सप्रेशन बोलेंगे, सॉरी, ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा एक्सप्रेशन, इसको भी क्या बोलूँगा एक्सप्रेशन, बीच में कौन है, इक्वल टू साइन है, ठीक है। तो इक्वल टू साइन क्या कर रहा है, दो एक्सप्रेशन के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू साइन प्रेजेंट है, एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं था, ठीक है, एक्सप्रेशन में क्या था, इक्वल टू साइन प्रेजेंट नहीं था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप इजीली एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस बता पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, अगर आप इस क्लास को अब तक यहाँ पर देख रहे हैं तो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसी में क्या लिखा है, एन अलजेब्रिक इक्वेशन हैज एन यूनिक एंड वैलिड सोल्यूशन, ठीक है। एक्सप्रेशन में क्या होता था, जैसे जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रहे थे उसकी वैल्यू बदल रही थी पूरे एक्सप्रेशन की, पर यहाँ पर इस इक्वेशन यानी अलजेब्रिक इक्वेशन की वैल्यू, ठीक है, एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी किसकी, वेरिएबल्स की, ठीक है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो यहाँ पर x की एक एग्जैक्ट यूनिक और वैलिड सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन का। देखिए कैसे, 2x, इसको मैं, या फिर आप ये समझिए मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है, 5x, 2x को मैं इक्वल के राइट साइड ले जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 को हम वहाँ ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा +9, हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है, 3 4 जा 12, x की वैल्यू क्या आ गई 4।
सो ये इस पूरे अलजेब्रिक इक्वेशन का एक एग्जैक्ट यानी यूनिक वैलिड सोल्यूशन है। एक्स की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो ही ये अलजेब्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई नंबर रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इक्वलिटी क्या बता रही है कि लेफ्ट हैंड साइड जो एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और जो राइट साइड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दोनों की वैल्यू ठीक है सेम होनी चाहिए। कब? जब हम x की वैल्यू, x की कोई ऐसी वैल्यू रखें जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो जाए। आप x रख के देखिए, जैसे 4 टू 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 यानी 11। यहाँ पर भी रखते हैं 4 5 20 माइनस 9 यानी ये भी 11। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इक्वल साइन का यूज हो रहा है और x की एक यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, 4 के अलावा अगर आप कोई नंबर रखते हैं तो इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन क्या बता रहा है, लीनियर इक्वेशन विच हैज ओनली वन वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर कम से कम वन वेरिएबल होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहाँ पर ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए इज इक्वल टू नॉट, ए नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू जीरो रखते हैं तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। कैसे? जैसे मान, क्यों देखिए ऐसा क्यों लिखा गया है इसको हम समझते हैं। जैसे देख पा रहे हैं इक्वेशन लिखा है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 की वैल्यू जीरो कर दूँ, ठीक है, सपोज कीजिए कि x का जो कॉफिशिएंट है 2, इसको मैं जीरो कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, जीरो इंटू एक्स प्लस 5, यानी क्या हो गया, ये जीरो हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। क्या मिला हमें, 5 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी कि x वाला टर्म यानी वेरिएबल वाला टर्म क्या हो गया, यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गया। ठीक है, बचा ही नहीं। तो हमें क्या मिल गया, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो डेफिनेशन यही है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन में कम से कम एक वेरिएबल तो होना ही चाहिए। ठीक है, और उसका कॉफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे नहीं, वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमेशा लीनियर इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा कब लिखेंगे, जब वन वेरिएबल की बात करेगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं जैसे x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितने हो गए हैं, दो। पहला वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। तो अब हम इसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स कितने हो गए, दो। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो टर्म्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, एक राइट हैंड साइड लिखा हुआ है इक्वल के। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, 9y माइनस 7 इज इक्वल टू 4y माइनस 17 लिखा हुआ है। तो 9y माइनस 7 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन। उसी तरह से 4y माइनस 17, इसमें हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन में दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद क्या है, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे निकाला था, x की वैल्यू 4 आ रही थी। ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन रिफर्स टू द वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा था ना यहाँ पे 4x प्लस 9 इज इक्वल टू, मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो इस जो x की वैल्यू यानी यहाँ पे जो वेरिएबल देख रहे हैं x,
इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी जो कि इस सोल्यूशन होगा, ठीक है। इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 9 यानी 4x इज इक्वल टू -4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 अपॉन में 4 यानी कि 1, सॉरी -1, ठीक है। क्या आएगा, -1। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू मिली हमें -1। तो ये -1 एक ऐसा वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम इस x की वैल्यू को क्या बोलेंगे, इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। ये हमेशा यूनिक होता है इक्वेशन के लिए, हमेशा जो भी वेरिएबल है उसकी एक यूनिक वैल्यू आती है और वही इस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सिंपल टर्म से हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई और मेक द इक्वेशन ट्रू, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू जो कि इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या फिर ट्रू बताए, ठीक है। जैसे आप रख के देख लीजिए, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। -4 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल, इधर भी 5 आ रहा है और राइट साइड भी 5 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू -1 पर ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है। उम्मीद है कि आपको ये बात भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, आ गई है। और अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। क्या है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन टू चेक योर रिजल्ट, ठीक है। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और उसके बाद उसका रिजल्ट भी चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं। कब, जब हम x की वैल्यू वहां पर पुट करते हैं। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 3x प्लस 2x क्या होता है, हम इसे कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए वेरिएबल दोनों का सेम है, ठीक है। तो जब वेरिएबल सेम होते हैं तो नंबर्स को प्लस कर दिया जाता है। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5, और x यानी वेरिएबल इसके ठीक पीछे मल्टीप्लाई करके रख देंगे, लिख देंगे, ठीक है। हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 18, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, 18 अपॉन में 5, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन का क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब हम इसको रख करके चेक करते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, देखते हैं कि इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 2x, इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 18 अपॉन में 5 प्लस 2 इंटू 18 अपॉन में 5, ये क्या हो जाएगा, 18 3 जा 54 अपॉन में 5 प्लस 36 अपॉन में 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करते हैं तो मिलता है 90 अपॉन में 5, यानी क्या मिला हमें, 18। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 18, और राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 18, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया, इक्वल हो गया। तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया कब, जब x की वैल्यू हमने 18 अपॉन में 5 रखा, यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए t वाला टर्म एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में है, दोनों को क्या करेंगे, एक साइड लाएंगे, ठीक है। या तो आप लेफ्ट साइड ले जाइए या फिर राइट साइड ले जाइए। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, ठीक है। तो 5t माइनस 3t, ठीक है। जब भी हम किसी टर्म को लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो वैल्यू जो लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट जा रही है अपने साइन को चेंज कर देगी, ठीक है। जैसे +3 था तो +3 को हम लेफ्ट साइड ले गए हैं, तो जैसे ही ये लेफ्ट साइड में आया इसने अपना साइन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, हो गया। इसको करने का और भी तरीका है, अभी मैं बताऊंगा, पहले आप इसको देखिए, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, इधर बचा -5, अब हम -3 को उधर ले जाना है तो -3 साइन के साथ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जाएगा अपना साइन चेंज कर देगा, तो ये होगा प्लस का 3, इधर क्या मिला -2, इधर क्या मिला 2t, ठीक है। 2t इज इक्वल टू -2 है, तो t इज इक्वल टू क्या होगा -2/2 यानी -1। तो t की वैल्यू -1 अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। रख के देख लीजिए, 5 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -5, क्या हुआ -5 -3, ये क्या हो गया -3 -5 -8, ठीक है। सिमिलर साइन होता है तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है, और सेम साइन लगाते हैं, ठीक है। ये रूल है कि अगर दो नंबर नेगेटिव हैं, दोनों को प्लस करना है तो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस करके सेम साइन लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम करते हैं ना 3+5, तो 3 के आगे क्या लिखा हुआ, प्लस साइन, तो हमने क्या किया 3 और 5 को ऐड किया तो 8 हुआ। और यहाँ पर हम साइन नहीं लगाते हैं, पर फिर भी यहाँ पर साइन छुपा हुआ है। कौन सा साइन छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब सिमिलर साइन होते हैं हम क्या कर देते हैं, प्लस करके सेम साइन लगा देते हैं। दोनों का साइन क्या है, प्लस, दोनों वैल्यू को प्लस किया 8 आया और सिमिलर साइन हमने लगा दिया। सेम यही रूल यहाँ पर भी लगाएंगे, -3 -5 दोनों को हमने ऐड किया, दोनों का साइन क्या है माइनस, तो माइनस साइन आगे आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी -8। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि -1 टी की जो वैल्यू है -1 इस पूरे इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से t इज इक्वल टू -1 इस पूरे इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। सारा तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। हालांकि वो थोड़ा बेसिक है जो अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप ये वाला ही सिस्टम यानी कि ये वाला मेथड ही आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है। हम इसको भी समझ लेते हैं क्योंकि बेसिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। कल को अगर आपसे कोई पूछता है कि ये कैसे हुआ तो आप इसे आसानी से एक्सप्लेन कर पाएँ अपने छोटे बड़े भाई को, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है, 5t-3 इज इक्वल टू 3t-5, ठीक है। तो हम क्या करें, देखिए इस साइड क्या है 5t, इधर क्या है 3t। आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है 5t और राइट साइड में क्या लिखा है 3t। तो अगर मैं 3t को राइट साइड से हटाऊं यानी कि इसको जीरो करूं तो क्या करना पड़ेगा, 3t में से 3t माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम कोई ऑपरेशन, ठीक है, कोई भी नंबर प्लस या माइनस करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं, तो राइट साइड में भी हमें वही ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे 5t है, इधर 3t लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं 3t में से 3t इधर माइनस करता हूँ तो हमें सेम ऑपरेशन सेम वैल्यू यहाँ से भी माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कोई भी चेंज ना आए, ठीक है। इसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। जैसे देखिए 3t से 3t कट गया, ठीक है। जैसे होता है ना, आपके घर में अगर कोई चीज़ आती है तो बराबर बराबर बांटा जाता है। आपके पापा कुछ लेकर आए, ठीक है, आप तो अगर 10 लड्डू लेकर आए हैं तो आपके छोटे भाई को 5 लड्डू मिला है और आपको 3 लड्डू मिला है, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं हमें 5 ही चाहिए, ठीक है, बराबर बराबर बँटना चाहिए। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कर रहे हैं उसी वैल्यू को राइट हैंड साइड में भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सेम रेशियो में नंबर्स माइनस करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे, ठीक है। वो देखते हैं कि क्या करना है। जैसे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, माइनस। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से टी वाले टर्म को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने माइनस कर दिया, तो 3t से 3t कैंसिल हो गया क्योंकि 3 में से 3 जाता है 0, ये क्या बचा -5। इधर क्या हो गया, अब हम टी वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, टी वाले को मैं आगे लाया, ठीक है। तो जब भी नंबर अपने पोजीशन को चेंज करेंगे तो अपने साइन को साथ में ले आएंगे, ठीक है। जैसे 3t था, इसके आगे माइनस है तो ये साइन को भी अपने साथ लेकर आया, ठीक है। ये हो गया।
5t माइनस 3t क्या होता है, 2t माइनस 3 इज इक्वल टू -5। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को भी वहां पर ले जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आपको यहाँ से -3 रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ वेरिएबल वाली वैल्यू बचनी चाहिए और एक तरफ कांस्टेंट वाली वैल्यू बचनी चाहिए, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड में क्या है, कांस्टेंट भी बचा हुआ है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को हमें रिमूव करना है, कैसे करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था। तो इसे, ये -3 है, -3 को 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही +3 मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, सेम काम राइट साइड में भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 3 देना पड़ेगा, जैसे 3 लड्डू इधर नहीं है तो 3 लड्डू इधर देना ही देना है। क्या हो गया, ये हो जाएगा 2t, ये प्लस है, ठीक है, ये t नहीं है, ये प्लस है। ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, +3 -3 कैंसिल, इधर क्या बचा, माइनस का 2, यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। t इज इक्वल टू -2/2, क्या आ गया, -1। t की वैल्यू क्या आ गई, -1, पहले भी क्या आया था, -1, ठीक है। तो ये बेसिक था, तो मुझे ये लगता है कि आपको ये बेसिक भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बड़े क्लास में जा रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप अपने जब बड़े भाई छोटे भाई को एक्सप्लेन करें तो सारी चीज़ें उनके भी समझ में आए और आपको तो समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का सल्यूशन, ठीक है। पर आप अब ये मेथड नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, हम जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। ये तो बस समझाने के लिए था कि बेसिक हमारा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5x + 9 = 5 + 3x। अब हम यहाँ पर -9, फिर यहाँ पर पहले -9 को रिमूव करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर 3x को रिमूव करेंगे। तो ये मेथड थोड़ा सा लंबा है। हमने क्या दिमाग लगाया, हमने दिमाग लगाया कि जब मैं इधर -9 कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसे उठा करके सीधे वहाँ पे ले चला जाऊँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नंबर्स को एक तरफ कर दिया और वेरिएबल्स को एक तरफ कर दिया। हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोजिंग कर दिया, ठीक है। ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या होता है, वेरिएबल या फिर कांस्टेंट वैल्यू को एक लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना, ठीक है, यानी कि उसके पोजीशन को चेंज करना, क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिंग कहलाता है, ठीक है। ये एक टर्म है जो कि मैं एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ और इस स्लाइड में ऐड करना भूल गया हूँ, ठीक है, पर मैंने इसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ट्रांसपोजिंग क्या होता है, किसी भी वेरिएबल्स वैल्यू को या फिर कांस्टेंट वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, उसकी पोजीशन को चेंज करना। और जब भी पोजीशन चेंज हो गई तो वो प्लस या माइनस अपने साइन को क्या करेंगे, पोजीशन के साथ, पोजीशन चेंज करने के साथ अपने साइन को भी चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या होता है, 5x + 9 लिखा हुआ है, तो लिखा है 5 + 3x। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल को एक तरफ कर रहा हूँ, तो एक तरफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3x को यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3x, ठीक है। अब जैसे हमने इसको ट्रांसपोर्ट किया राइट साइड से लेफ्ट साइड में, क्या हुआ, ये अपना साइन चेंज कर देगा, ठीक है, अपना पासपोर्ट ज़रूर बदलेगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ठीक है। साइन को आप ये समझिए कि अपना पासपोर्ट जैसे ही ले जाएगा, इक्वल के राइट या लेफ्ट में अपना पासपोर्ट चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं। फिर ये क्या होगा, 5 + 9 को इधर ले जाएंगे तो ये भी अपना पासपोर्ट चेंज करेगा, यानी अपनी साइन को चेंज करेगा। क्या हो गया, -9, ये क्या बचा, 2x, ये क्या बचा, -4। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4/2, यानी -2, ठीक है। ये इस पूरे इक्वेशन का क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। आप इसको चेक कर सकते हैं, रखिए यहाँ पर, क्या होगा, एक सेकंड में यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5 × -2 + 9 इज इक्वल टू 5 इंटू, सॉरी, +3 × -2। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताइए क्या होता है। ये हो जाएगा -10 + 9 इज इक्वल टू 5 + 3 × 6, -6, ठीक है। इधर क्या आएगा, -1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, बेसिक आपको स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -6
यानी -1, और इधर क्या हो जाएगा, ये तो -1 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होगा और नहीं पता है तो भी आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे -5 और -6 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू निगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, जब दो वैल्यू यानी कि दो नंबर अपोजिट साइन रखते हैं और दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है अपोजिट साइन के साथ, जैसे +5 -5। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जब हमें यहाँ पे प्लस नहीं करना है, हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ऐसा कब करते हैं, जब अपोजिट साइन हो, दो नंबर्स हो, दोनों अपोजिट साइन रखते हैं, प्लस या माइनस के साथ अटैच है, तो क्या करेंगे, हमें सिंपल माइनस कर देना है। बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया। अब यहाँ पर बात होती है कि हम कौन सा साइन लगाएं। ठीक है, तो आपको कौन सा साइन लगाना है, इसको समझने के लिए आप देखिए, जो वैल्यू सबसे बड़ी है उसी का साइन हम हमेशा लगाते हैं। ठीक है, तो 5 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 के आगे कौन सा साइन है, -1, सॉरी माइनस है। ठीक है, तो 1 हम माइनस करने पर क्या आया, 1, साइन लगाएंगे माइनस का, क्यों, क्योंकि 6 यानी कि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। जिस साइन की वैल्यू बड़ी होती है वही साइन रिजल्ट में आता है। ठीक है, यानी आंसर में वही साइन लगाया जाता है। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जो इस इक्वेशन में सॉल्व करते समय हमें मिलेंगे, मैं आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक है, क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस क्लास में, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो क्लास आपको बड़ा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आप सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4z, अब मैं 2z को इधर लाता हूँ तो ये अपना पासपोर्ट यानी साइन चेंज कर देगा। ठीक है, पर यहाँ पे इक्वल होना चाहिए था, मैं मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इक्वल है, 6 -3, ये क्या हो जाएगा, 2z = 3, यानी z = 3/2। अब इसको आप रख करके चेक कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3/2 प्लस 3 = 6 प्लस 2 इंटू 3/2। ठीक है, काट देते हैं, 1 आएगा, और यहाँ पर काट देते हैं, 2 आएगा। क्या हो गया, 6, 2 3 जा 6 प्लस 3 = 6 प्लस 3, 3 1 जा 3, यानी 9 = 9। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x -1, हम x को एक तरफ लाते हैं, तो 2x - x = 14 + 1, सॉरी प्लस x। ठीक है, क्या हो गया, 3x = 15, यानी x = 5, रख करके चेक कीजिए। ठीक है, 5 2 10 -1, इधर क्या आएगा, 9, इधर 14 -5 क्या आएगा, 5, सॉरी 14 -5 = 9। ठीक है, तो क्या हो गया, 9 = 9, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, 9 = 9 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमने चेक भी कर लिया। अब हम आते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ब्रैकेट से बाहर है, तो इसका हम ब्रैकेट के अंदर सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म के साथ। क्या हो जाएगा, 8x + 4, ये तो सिंपल ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब हम 3 को ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल, यानी एक एक करके। ठीक है, 3x -3, ठीक है, 3 का x में मल्टीप्लाई हुआ 3x, 3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 3, साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट हम अब हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट हटा देंगे, +7, ये जाएगा 3x प्लस का 4। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू में से कांस्टेंट वैल्यू हम माइनस कर सकते हैं या प्लस कर सकते हैं, हो गया 8x + 4। अब आप क्या कीजिए, 8x यानी x वाली टर्म को एक तरफ लाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने क्या किया है, राइट से लेफ्ट ले गया। ठीक है, तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा मेरी राइटिंग
अच्छी नहीं है, ठीक है, इस बोर्ड पर अच्छी नहीं है, वैसे तो अच्छी है। यहाँ पर मैं तिरछा तिरछा लिख रहा हूँ, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो गया, 4 को उधर लाएंगे -4, ये क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 0/5, ठीक है। किसी भी नंबर से अगर हम 0 में डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। आप इसको चेक करके देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 आया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करें तो 3 ब्रैकेट में 0 रखना है, एक्स की जगह पे -1 प्लस 7, तो ये तो 0 होगा, 0 में से -1 करेंगे तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से +7, यानी कि -3 प्लस 7 क्या हो गया प्लस का 4, ठीक है। तो ये हमारा राइट साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, हमने चेक कर लिया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। सबसे पहले 4/5 का x में और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल, ठीक है, यानी एक एक करके। तो 4/5 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 4/5x प्लस हो जाएगा 40/5, 5 8 40। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में क्या है डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए 4/5 को x की तरफ लाइए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 4/5x इज इक्वल टू 8, ठीक है। इस साइड क्या बचा 8 बचा, ये इधर चला गया, ये हो जाएगा 5, इसको आप अपॉन में 1 करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप 1 अपॉन नहीं करना चाहते हैं तो सीधे आप इसका क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 5 का हमने क्या कर लिया x में मल्टीप्लाई किया, हो गया 5x। इस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा, ठीक है। ये एक्चुअल में 4 के साथ में ही मल्टीप्लाई है, ठीक है। 4/5 इंटू एक्स है, इसको मैं 4x अपॉन में 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये x किसके साथ है 4 के साथ ही है ऊपर, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह से दिखे कुछ, आपको क्या करना है सिंपल डिनोमिनेटर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 5x, और उसके बाद ये माइनस में है तो इसमें से माइनस करके लिखा जा सकता है, ठीक है। डायरेक्ट हम इसको माइनस कर सकते हैं। सिंपल आप एलसीएम भी लेते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। 5 और 1 का एलसीएम 5 होता है, 1 5 जा, ठीक है। और 5 1 से 5 में डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, ठीक है। तो ये और ये दोनों सेम है, चाहे आप इस मेथड से कीजिए या फिर इस मेथड से कीजिए, मेरे हिसाब से तो ये मेथड ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये ऐसा तो बच्चे करते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5x, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। 5x माइनस 4x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा x अपॉन में 5, 5x में से 4x गया, x बचा। यहाँ पर आप 1 लिखें या ना लिखें, यहाँ पर ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ठीक है। किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल के आगे एक वैल्यू क्या होती है 1 अंडरस्टूड होती है, ठीक है। आप उसे लिखें या ना लिखें, ये हो जाएगा 8, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का x से x होगा, 8 का 5 से 40 होगा, यानी x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 40 होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 40 है तो ही दोनों वैल्यू क्या होंगे सेम होंगे। समझ में आया, ठीक है बढ़िया है, ठीक है, समझ में आ गया तो बढ़िया है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 3, सॉरी 2x अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/15x प्लस 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टर्म को इस टर्म के साथ लिखूंगा, ठीक है, यानी कि इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में 3 माइनस, ठीक है, 7/15x, प्लस का 7/15 था, लेफ्ट साइड जाएगा तो पासपोर्ट चेंज करेगा, चेंज कर लिया माइनस हो गया, फिर जाएगा 3, इधर क्या बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, इसको उधर लाएंगे, ये भी अपना पासपोर्ट चेंज करेगा -1 हो जाएगा, इधर तो सिंपल 2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे
तो देखिए इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका डिनोमिनेटर 15 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये भी एक सिंपल तरीका है। इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आती है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर ना करूँ, तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने 5 से ऊपर किया, नीचे किया, अब मैं इसको काट दूंगा तो भी ये 2/3 x ही रहेगा, वैल्यू में चेंज आया नहीं आया। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 5 टू जा 10x अपॉन में 15 माइनस 7x अपॉन में 15। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऊपर से ऊपर नंबर को माइनस कर सकते हैं। इज इक्वल टू 2, इसको अपॉन में 1 लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 3x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2/1। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 3 5 जा 15, क्या हो गया 1, यानी x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 2/1। x इज इक्वल टू क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इधर, x इज इक्वल टू 10। अब 10 हम यहाँ पे रख करके चेक करते हैं, तो ये जाएगा 20 अपॉन में 3 प्लस 1। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 3 अपॉन में 3, यानी 23 अपॉन में 3। ये क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड भी निकाल सकते हैं, जैसे 7 इंटू क्या रखना है, 10, 10 अपॉन में 15 प्लस 3, तो जाएगा 70 प्लस 15 थ्री जा 45 अपॉन में 15। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 115 अपॉन में 15, तो 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा, क्या मिला, 23 अपॉन में 3। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, दोनों सेम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2y प्लस 5/3, 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26 अपॉन में 3 माइनस वाई। तो y को एक तरफ कीजिए, कर देते हैं, ये लीजिए हो गया। ठीक है, माइनस वाई था, इधर आया प्लस वाई हो गया, 26 अपॉन में 3 माइनस 5 अपॉन में 3, प्लस था माइनस हो गया, तो 26 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, हो जाएगा 3y। तो 3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 21 अपॉन में 3, 3 7 जा 21, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 अपॉन में 3। ठीक है, इसकी वैल्यू 7 आई, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में है इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, प्लस है तो माइनस होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 7/3 आ गई, रख के देख लीजिए। ठीक है, अब इसको चेक कर लीजिएगा, सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5। तो यहाँ पर m की वैल्यू निकालते हैं, 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन में 5। 3 ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2m इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन में 5, तो माइनस से माइनस। ठीक है, इक्वल के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम साइन है, सिंगल सिंगल टर्म है, तो क्या कर सकते हैं, सेम साइन को काट सकते हैं। ठीक है, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, m इज इक्वल टू 8 अपॉन 5, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 2 जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 8 अपॉन में 10। ये इस इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है, तो इसको भी आप चेक कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, मैं सभी को एक ही क्लास में कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप फिर सेकंड क्लास का वेट ना करें, इसी में आपका क्या हो जाए, सब सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल ये भी वही है, हम क्या करना है यहाँ पर, इक्वेशन को रिड्यूस करना है। ठीक है, इक्वेशन को रिड्यूस करके सिंपल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे इसको लिखेंगे तो हो जाएगा x/2, सेम वही काम करना है जो हम पीछे करते आए हैं, हो जाएगा x माइनस 3 x अपॉन 3, और ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/5, प्लस इधर गया माइनस, ये प्लस इधर गया माइनस। ठीक है, एलसीएम 6 होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x माइनस 2x इज इक्वल टू
25 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, 2 3 जा 6, और ठीक है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है आधे बच्चों को तो समझ में नहीं है क्या हुआ, ठीक है 20x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 20, ये क्या हो गया, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, यानी कि 3/10, x की वैल्यू क्या आ गई, 3/10। ये पूरा इक्वेशन रिड्यूस होकर के हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 3/2, 3/10, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, n/2 माइनस 3 n अपॉन में 4 प्लस 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू 21। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है, ठीक है इसको हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल, अब हमें यहाँ पर किसी को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नहीं लिखना है, हम सीधे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। तो डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, 4 6 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है, ठीक है 2 6 जा 12, 4 3 3 3 जा 9, ठीक है 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 एंड, और ये हो जाएगा 6 2 जा, यानी कि 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 21। सॉल्व कीजिए 6 एन, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को पहले प्लस कर लेते हैं, पॉजिटिव यानी +6, ठीक है ये क्या लिखा हुआ है, +6 लिखा हुआ है, ठीक है और ये +10, तो +6 +10 कितना होता है, +16n माइनस 9n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। क्या हो जाएगा, 7n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। काट सकते हैं, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, n इज इक्वल टू 21 इंटू 12, ये 7n हो गया, ठीक है n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 21 इंटू 12 अपॉन में मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, 7 3 जा 12 3 जा 36, x n की वैल्यू क्या आ गई 36, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है मैं ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा हूँ, ठीक है आप इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है x क्या हो गया, x प्लस 7 माइनस, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x वाले टर्म को एक तरफ करते हैं, ठीक है ये यहाँ पर x होना चाहिए था, ये मिस्टेक है, ठीक है एक सेकेंड, ठीक है यहाँ पर ये x नहीं है, ठीक है x और y कुछ भी नहीं है, इसको मैं काट दे रहा हूँ, 5/2 x आएगी, ठीक है यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं x वाले टर्म को एक तरफ लाता हूँ, ठीक है x माइनस 8x/3, 7 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया है, फिर ये हो जाएगा प्लस का 5x अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हुआ है 17 अपॉन में 6, ठीक है नंबर्स एक तरफ हो गए, कांस्टेंट यानी वेरिएबल एक तरफ हो गए, ठीक है तो अपॉन में 1 करके सॉल्व कर लीजिए, जाएगा 17 माइनस 42 अपॉन में 6 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम होगा 6x माइनस 3 2 जा 2 8 जा 16x, हो जाएगा 2 3 जा 3 5 जा 15 है, ठीक है तो प्लस वाली वैल्यू को एक साथ, तो 15 और 6 कितना होता है 21x माइनस 16x अपॉन में 6 इज इक्वल टू 42 में से 17 माइनस करना है तो होगा 25, ठीक है माइनस का 25 अपॉन में 6, देखिए 6 से 6 काट सकते हैं, ठीक है क्योंकि दोनों वैल्यू डिनोमिनेटर में है, दोनों 6 क्या है डिनोमिनेटर में है, तो 6 से 6 काटा जा सकता है, और इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है दोनों तरफ, ठीक है बीच में इक्वल हो, दो इक्वेशन हो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की वैल्यू काटी जा सकती है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटा जा सकता है, ठीक है ये बेसिक रूल है। ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस का 25, x इज इक्वल टू क्या हो गया -5, क्योंकि 5 जा कट जाएगा, ठीक है ये इसका सोल्यूशन हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई -5 आ गई। इसी तरह से ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल के एक तरफ और दूसरी तरफ एक एक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सब जब सिंगल एक्सप्रेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है। जब भी दो नंबर एक साथ में हो उसको किसी थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम ब्रैकेट लगा करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा बेसिक रूल है, एक्स माइनस 3, ठीक है। अभी हो जाएगा 3x-9। अब जब हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ब्रैकेट हट जाएगा, हो जाएगा 5x-25। एक्स वाले टर्म को एक तरफ यानी 5x-3x और कांस्टेंट को एक तरफ, ये हमें क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू क्या मिला, 8। 2 8 जा 16, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। साथ में नोट करते चलिए, ठीक है। समझना है उसके बाद नोट करना है। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप साथ में समझ रहे हैं इसको आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बाद में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर मैच भी नहीं करना है, क्या कर सकते हैं आप, उस वैल्यू को उस इक्वेशन में रख करके चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आता है तो क्या कर लेंगे आप, बोल दें, मतलब ये कह सकते हैं कि आंसर सही है, ठीक है। आंसर चेक करने का एक तरीका है। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। इसमें हम क्या करते हैं, टी वाले टर्म्स को एक तरफ करते हैं। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद टी को इधर लाइएगा, ठीक है। आप फिर टी को आप लेते ही आइए, क्या हो जाएगा 3t-2/4, ठीक है, -2t+3/3, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैं टी को इधर ला रहा हूँ, ठीक है, राइट से लेफ्ट लाऊंगा प्लस टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3। इधर कांस्टेंट बचा हुआ है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको अपॉन 1 लिख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 12। 4 3 जा तो 3 आएगा, तो 3 को हम 3t-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और किसी वेरिएबल और कांस्टेंट जो कि प्लस या माइनस से मल्टी अटैच है, कंबाइन है, तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये हमारा वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ठीक है, दो टर्म्स एक साथ हैं प्लस माइनस के साथ, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करते समय क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और माइनस साइन है तो भी ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे 3 4 12, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा, उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, तब जा करके इसको लिखा जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 1 से 12 में डिवाइड करेंगे 12 आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12t, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3। इसको भी आप सॉल्व कीजिए, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6t-6, ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है, तो ये जाएगा 9t-6 माइनस 4 2 जा 8t माइनस का 4 3 जा 12 प्लस 12t अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 2/3। आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, 3 4 जा, तो मैं यहीं पे काट दे रहा हूँ, 3 4 जा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 4 बचेगा, हो गया। अब मैं टी में से 9t में से 8t माइनस करता हूँ, क्या बचता है 1t। 1t को 12t में मल्टी प्लस करते हैं तो 13t बचता है, ठीक है। ये हो गया। अब नंबर्स में से नंबर, तो 12 और 6 कितने होते हैं, -18 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इधर एक सिंगल एक्सप्रेशन है और ये भी हमारा सिंगल वैल्यू है, तो हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 13t-18 इज इक्वल टू 8, यानी कि 13t इज इक्वल टू क्या हो गया 18 प्लस 8, यानी 13t इज इक्वल टू 26, यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया 26 अपॉन में 13, यानी कि 2। ये क्या है, t की वैल्यू है, ठीक है, t की वैल्यू 2 होनी चाहिए इस एक्सप्रेशन में, यानी इक्वेशन में, ठीक है। अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
m-1/2 इज इक्वल टू 1-m-2 अपन में 3। ये हमारा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो m वाली वैल्यू को मैं इधर लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा m-1 अपॉन में 2, तो अपॉन में 1 लिख लीजिए, और ये आएगा माइनस साइन लेकर के, तो पासपोर्ट चेंज हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, सीधा लिखता हूँ, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, तो सीधा ही नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये 6 हो गया, तो ये जाएगा 6m माइनस, अभी आदत नहीं है ना इस वजह से, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा, यानी कि 3m-1 प्लस 3 2 जा, यानी 2m-2 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा 6m-3m, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस 2m प्लस वाली वैल्यू से, यानी कि +2 है, अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। माइनस था इसलिए साइन चेंज हो गया, ठीक है। प्लस m था, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3m हो गया, माइनस m था तो माइनस माइनस प्लस होता है तो +3 हो गया। जब हम +2 को m-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m-2 होगा, इज इक्वल टू 1, और नीचे क्या है 6 है। 6 इसको अपॉन में 1 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6m 3m कितना होता है 3m और 2m 5m, इधर 3 में से 2 गया 1, कौन वैल्यू बढ़ी है 3 बढ़ी है, तो +1 आएगा, ठीक है। ये हो गया 6 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 5m प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 5m इज इक्वल टू 6 माइनस 1, यानी कि 5m इज इक्वल टू 5, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या आया है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। 5m इज इक्वल टू 5, यानी m इज इक्वल टू क्या आ गया 5 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या आया 1 आया, ठीक है। ये इसका सल्यूशन है। उसके बाद हमारा सेकंड यानी कि 7th क्वेश्चन है, इसके जस्ट बाद इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिंगल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख करके सोच रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, ठीक है। मैथ बहुत ईजी होता है, बस आप उसको समझना होता है, ठीक है। देखने में बड़ा लग रहा है बट कुछ है नहीं, ठीक है। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम जानते हैं 6 यानी z प्लस 6 को मल्टीप्लाई करना है z-2, ठीक है। तो हम ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा z का z में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होता है कुछ, ठीक है। z इंटू जेड कितनी बार लिखा है 2 बार, तो जितनी बार मल्टीप्लाई में है जेड से 2 बार मल्टीप्लाई में है तो जेड के ऊपर 2 लिख देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया जेड स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे जेड स्क्वायर। जेड को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, इस जेड को एक बार इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट वाले दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, पहले मैं कर लेता हूँ। जेड को जेड से मल्टीप्लाई किया जेड स्क्वायर, जेड को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2z हो गया। अभी यहाँ पर 6 बचा हुआ है, 6 क्या करेगा जेड से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। सिंगल टर्म को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद जो भी नंबर बचा है फिर उसका दोबारा से अगले ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6z प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12। सेम यहाँ पर भी z को दूसरे ब्रैकेट के सिंगल सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा जेड स्क्वायर जैसे यहाँ पर हुआ था, ठीक है। ये हो जाएगा -+3z, फिर 1 को इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो -1 को z से मल्टीप्लाई करेंगे -z,
-3। अब देखिए इन दोनों को एक साथ प्लस या माइनस किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि सिमिलर टर्म है, ठीक है? एक ही घर के दोनों हैं, ये भी जेड परिवार का है, ये भी जेड परिवार का है, तो ये क्या हो जाएगा 2z-3 प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है? इसको मैंने क्या लिख लिया, जेड स्क्वायर प्लस 2z-3, और इसको क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर, यहाँ पर भी ये दोनों एक ही परिवार के हैं, ठीक है? तो हम जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 4z-12, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? सॉल्व करने के लिए देखिए जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है, जेड स्क्वायर यहाँ पर भी है, क्या कर देंगे, काट देंगे। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिमिलर टर्म दिखाई देते हैं, दोनों का साइन सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है? कट जाएगा। आप इसको उधर भी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो कट जाएगा, मतलब जीरो आएगा, ठीक है? तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या कर देंगे, काट देंगे, काट दिया। अब इधर क्या बचा, 4z-12 इज इक्वल टू 2z-3। तो हम क्या करते हैं, जेड वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं, 4z-2z इज इक्वल टू, ये क्या हो गया -3 + 12, तो सॉल्व कीजिए, ठीक है? सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2z इज इक्वल टू 9, ठीक है? z इज इक्वल टू क्या आ गया, 9/2, सही है ना सर? 2z 3 उधर जाएगा, उधर जाएगा, ठीक है? ये सब सही है, ठीक है? ओके, 9/2 आएगा इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू, z की वैल्यू, ठीक है? समझ में आ गया? अब ये एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है? इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है। सिंपल, 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t, ठीक है? 3t - 9 इज इक्वल टू 10t प्लस का 5, हो जाएगा 3t माइनस का 10t इज इक्वल टू 5 प्लस 9, यानी कि 7 माइनस का 7t इज इक्वल टू 14, t इज इक्वल टू क्या हो गया 14, ठीक है? डिवाइड बाई -7, तो -7 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, ये क्या हो गया सिंप्लीफाई, ठीक है? इसको भी हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, t की वैल्यू क्या मिली -2, ठीक। इसी तरह से सेकंड, ठीक है? अभी कितने क्वेश्चन, ठीक है? ज़्यादा नहीं है, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? जितना सॉल्व करेंगे आपको उतना ही आएगा, ठीक है? तो अगर आप इस वीडियो में बने हैं तो बने रहिए, अभी इसके थोड़ी देर बाद क्या आने वाला है, वर्ड्स प्रॉब्लम, ठीक है? जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है? तो इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा 15y माइनस 16, 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2y माइनस का प्लस का 18, ठीक है? माइनस माइनस प्लस होता है, फिर ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मिस्टेक है, ठीक है? मिस्टेक क्या है, इक्वल टू साइन मिसिंग लग रहा है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इक्वल टू कर देता हूँ, ठीक है? ये हो गया प्लस y प्लस 6, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3y, ठीक है, प्लस 24 इज इक्वल टू 15y माइनस 16, नंबर को उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 15y माइनस 3y इज इक्वल टू 24 प्लस 16, क्या हो गया 60, और ये हो जाएगा 12y इज इक्वल टू 84, यानी y इज इक्वल टू 84/12 यानी 7, ठीक है? y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है? यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इक्वल टू। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5 3 जा 15 z माइनस 21 इज माइनस 9 2 जा 18 z माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 4 8 जा 32 z, और 13 4 जा 52 माइनस का 17, तो ये इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो क्या होगा, सिमिलर साइन है, प्लस कर दिया जाएगा, तो 7 और 2 9, और 5 और 1 6, ठीक है? -32
जेड इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए तो 15 और 18, जेड में से जेड माइनस होगा, क्या बचेगा -3 जेड। 22 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का 1। अब इसको यहाँ लाइए, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 69 को इधर ला रहा हूँ, ठीक है, तो इधर 1 है और प्लस 69 हो गया, ठीक है, 3 जेड को उधर ले जा रहे हैं तो 32 जेड प्लस 3 जेड, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 35 जेड, ठीक है, ये अपॉन में नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा 70। अब इसको सॉल्व कीजिए तो जेड इज इक्वल टू 70 अपॉन में 35, क्या हो गया 2, जेड की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, सभी लोग नोट कर लिए, 2 सेकंड में रुक जाता हूँ, ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है, अब हमारा क्या है क्वेश्चन, देखिए डेसिमल में आ गया, ठीक है, तो डेसिमल में आ गया तो भी डरने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, या आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर पे डेसिमल लगा होता है, जितने डिजिट की बार, उतने ही जीरो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, जैसे मैं इसको लिखूँ तो अगर आप भूल जाइए कि डेसिमल है, ठीक है, तो डेसिमल हमने हटा दिया, क्या हो गया 25, इसको अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, जीरो ऐसे लिखा हुआ है 0.25, तो अपॉन में 1 लिख लेंगे, ठीक है, और इस 2 पॉइंट डेसिमल की वजह से यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, जैसे ही 2 जीरो हम बढ़ाएंगे ये डेसिमल क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा, तो मैंने क्या कर लिया 2 डेसिमल हटाया, नीचे 2 जीरो आ गया, ठीक है, ऊपर से डेसिमल गायब, नीचे 2 जीरो आ गए, इंटू 4f -3, सेम काम यहाँ पर भी करना है, 5 लिखेंगे, नीचे डेसिमल की वजह से 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया 10f -9, ये f है, ठीक है, यहाँ पर भी f है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 24 4 जा कितना होता है 100, होता है 100f अपॉन में 100 -75 अपॉन में 100, ठीक है, 25/100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/100 होगा, ये हो जाएगा 50 अपॉन एफ अपॉन में 100 इज माइनस 5 9 जा 45 अपॉन में 100, तो इसको एक साथ माइनस करेंगे तो 100f माइनस 50f अपॉन में 100 अपॉन में 100, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, इधर क्या बचेगा -45 अपॉन में 100, इधर जाएगा तो प्लस 75/100, इसको सॉल्व कर लीजिए, सब 100 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100f माइनस 50f, डिनोमिनेटर में 100 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -45 प्लस 75 अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसल, क्या लिख सकते हैं 100f में से 50f जाएगा तो 50f, और इधर 75 में से 45 जाएगा तो 30 बचेगा, ठीक है, इसको माइनस कीजिए तो f इज इक्वल टू क्या हो गया 30 अपॉन में 50, यानी 0 से 0 कैंसल, f इज इक्वल टू क्या आ गया 3/5, तो डेसिमल में अगर आप लिखना चाहें तो f इज इक्वल टू क्या होगा 5 6 या 30, ठीक है, तो 0.6 आएगा, ठीक है, आंसर आपका डेसिमल में ही दिया गया होगा, आप इसको डायरेक्ट भी क्या कर सकते थे मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, उससे और इजी हो जाता है, ठीक है, तो ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको घर पे करना है, ये क्या है आपका होमवर्क है, ठीक है, सो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आप स्लाइड को 2 मिनट यानी कि 10 5 सेकेंड रोक करके रखता हूँ, ठीक है, सभी लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, जो लोग नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख लीजिए, ठीक है, और घर पे प्रैक्टिस कीजिए, हो गया।
अब हम आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम पर। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:8। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, तीनों किस रेशियो में है, 3, 5 और 8 की रेशियो में है। ठीक है, तो जब भी आपको नंबर्स के रेशियो दिए हो तो उसे हम एक्स वाई जेड किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, ये हमें क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं, आपको सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, रेशियो दिखाई दे रहा है उससे, उसमें हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके नंबर्स को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमें नंबर नहीं पता है, हमें नंबर क्या करना है, निकालना है। क्या करेंगे, क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:8। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे लेट। ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं लेट द नंबर्स। ठीक है, लेट द नंबर्स बी 3x, 5x एंड 8x। ठीक है, हमने नंबर x की टर्म में मान लिया कि नंबर क्या है, 3x है, 5x है और 8x है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको पढ़िए, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 92। यदि नंबर्स का सम यानी नंबर्स को जोड़ने पर 192 आता है तो नंबर बताना है। ठीक है, तो नंबर्स को प्लस करके 192 लाना है। सेकंड स्टेप, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर दीजिए। नंबर्स को प्लस कर लेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, क्या आना चाहिए, 192। ये स्टेटमेंट था, इसको हमने क्या कर लिया, मैथमेटिकली लिख लिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, हमने क्या सपोज किया है, 3x, सेकंड नंबर 5x, थर्ड नंबर 8x। सबको प्लस करेंगे 192 आएगा, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 5, 3, 8 होता है और 8 और 8 16। ठीक है, हो जाएगा 16x इज इक्वल टू 192। ठीक है, हो गया। फर्स्ट हमने क्या किया, नंबर्स को जो कि रेशियो दिया हुआ है उसी रेशियो में किसी एक वेरिएबल एक्स वाई जेड किसी से भी हमने मल्टीप्लाई किया और हमने नंबर्स को मान लिया कि ये नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में एक्स क्या है, एक्स जो है ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कोई कॉमन नंबर है जो कि इन तीनों रेशियो से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अगर हम उस रेशियो का यानी कि उस एक्स की वैल्यू को निकाल लें तो हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों नंबर्स में कॉमन है। ठीक है, क्या है क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हमने मान लिया और उसके बाद जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं हमने वैसा लिख लिया। बोला है कि तीनों का सम 192 होना चाहिए, तीनों को प्लस करके 192 दिखा दिया। अब तीनों की वैल्यू रख दी, इस तरह से 192 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 18x इज इक्वल टू 192 आता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 192 अपॉन में 16, यानी कि 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, यानी x की वैल्यू क्या मिली, 12। ठीक है, तो हम फर्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, 3x है। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं 3 इंटू 12 क्या हो गया, 36, ये हमारा फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर निकालिए। ठीक है, सेकंड नंबर कैसे निकालते हैं, सेकंड नंबर में क्या है, 5x, यानी 5 इंटू 12 क्या हो गया, 60। थर्ड नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, थर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, थर्ड नंबर हमारा 8x है तो 8 इंटू 12, 8 12 या 96। ठीक है, ये हमारा थर्ड नंबर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप इसको क्या कीजिए, दोबारा से रिवाइव करके देखिए। ठीक है, और अच्छे से देखिएगा, फिर ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है हमने वैसे ही किया है। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, जैसे बोल रहा है वैसे ही करना है। ठीक है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखना है। ठीक है, इक्वेशन आप बना लिए तो उसके बाद आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मेन काम क्या है, इक्वेशन को बनाना सीखना है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आया हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है,
2/5 ऑफ नंबर इज 24 लेस देन ऑफ दैट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2/5 ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 2/5 यानी कि 2/5 ऑफ अ नंबर। 2/5 का मतलब क्या है, 2/5। ठीक है, किसी नंबर को 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर जो है 24 कम है किस नंबर से, जिस नंबर में हमने 2/5 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 2/5 ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले हमें वो नंबर पता होना चाहिए कि नंबर है क्या, तब ना हम उसका 2/5 निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, लेट द नंबर बी एक्स। वो नंबर क्या है, एक्स। आप वाई भी मान सकते हैं। ठीक है, लेट द नंबर बी वाई। एक ही वेरिएबल मानना है। ठीक है, फिर बोल रहा है 2/5 ऑफ अ नंबर, यानी कि इसी का 2/5 लिख सकते हैं। 2/5 यानी 2/5 ऑफ वाई क्या है, छोटा है, ये छोटा है। 2/5 क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2/5 वाई। ठीक है, 2/5 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 मिलेगा। और ये वैल्यू ओरिजिनल नंबर से यानी वाई से क्या है, 24 छोटा है, यानी कि ये डिफरेंस दिया हुआ है इसका और इसका। ठीक है, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर दोनों का डिफरेंस 24 बता रहा है। तो आप सॉल्व कर लीजिए। वाई हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, ये छोटा है इससे, तो जिससे छोटा है उसमें से माइनस कर दीजिए। 2y/5 वाई से छोटा है और क्या आना चाहिए, 24। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24 इसका क्या है, डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो अपॉन 1 कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये जाएगा 5y माइनस 2y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 24। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये जाएगा 3y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 24 अपॉन में 1। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3y क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे यहाँ, यहाँ पे यहाँ। ठीक है, ये 24 में जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इधर, क्या हो जाएगा 3y 120, 24 5 जा 120 होता है। y इज इक्वल टू आ गया 120 अपॉन में 3 से काट देंगे तो ये 40 आएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 40। वो नंबर क्या था, ठीक है, यही को हमें निकालना था कि वो नंबर क्या है जिसके 2/5, जिसका 2/5 जो है वो 24 कम है। आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 2/5 40 का निकालेंगे, 5 8 जा 40 होता है, 8 जा 16, 16 40 से कितना कम है, 24 कम है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है हम आंसर निकाल करके, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आया हम उससे क्या कर सकते हैं, उस पूरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, जितना डिफरेंस दिया हुआ है अगर उतना आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा आंसर है वो क्या है, सही है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स इज 9। ठीक है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट्स को, ठीक है, यानी कि उसके नंबर्स को प्लस करने पर 9 आता है। तो मान लेते हैं कि उसमें से एक नंबर, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए 2 डिजिट नंबर 24 है। ठीक है, ये तो मैं मान रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हो सकता है, 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, 24, 10 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसमें से कोई एक नंबर है जिसको, जिसके डिजिट को प्लस करने पर क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उसका वंस डिजिट, ठीक है, हमेशा वंस डिजिट मानेंगे। ठीक है, जब 2 डिजिट नंबर्स की बात करेगा तो वंस डिजिट हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, लेट द वंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, बी एक्स, वो क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स मान लिया हमने। अब सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे, ठीक है, टेंस डिजिट नंबर कैसे निकालेंगे, देखिए आपको लिखना है टेंस डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। मैं 9 माइनस एक्स क्यों लिख रहा हूँ, अब इसी को समझना है। ठीक है, जो सम है उसमें फर्स्ट यानी वंस डिजिट और टेंस डिजिट दोनों नंबर्स हैं। ठीक है,
है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 24 है, 24 में अगर मैं दोनों डिजिट को प्लस करूँ तो क्या आएगा 6। अब हमें पता है कि वंस डिजिट क्या है 4 है, टेंस डिजिट कैसे निकलेगा। इस सम में से मैं इसको माइनस कर दूँ, यानी कि 6 माइनस 4 कर दूँ तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, सेम यही काम हमने क्या किया है यहाँ पर किया है। ठीक है, हमें दोनों डिजिट का सम पता है, क्या है 9। ठीक है, तो हमने क्या किया, वंस डिजिट हमने मान लिया कि x है। अब टेंस डिजिट निकालना है तो क्या करेंगे, उस सम में से वंस डिजिट को माइनस कर देंगे। सम यानी कि उस दोनों नंबर्स के का जो प्लस वैल्यू है, यानी कि एडिशन है, उसमें से हम वंस डिजिट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर दिए, क्या मिला 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये टेंस डिजिट नंबर है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ा और उससे हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। हो गया नोट। फिर बोल रहा है ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखूं इसी नंबर को, ठीक है, मैं इसको और इसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखूं, कैसे लिख सकते हैं, ये टेंस डिजिट है, जैसे यहाँ पे 24 था, 24 को हम क्या लिख सकते हैं 2, इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग 2 हमारा किस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। ठीक है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 लिखेंगे, क्योंकि ये वंस डिजिट नंबर है तो वंस डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये जाएगा 20। ठीक है, तो 2 को हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि ये टेंस डिजिट पर है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये वंस डिजिट पर है, फिर इन दोनों को प्लस करके लिख दिया। उसी तरह से ये हमारा टेंस डिजिट नंबर है, ये वंस डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे 9 माइनस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये टेंस डिजिट पर है, और एक्स को प्लस कर देंगे तो ये हमें क्या मिल गया, ओरिजिनल नंबर। ये क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा 90 माइनस 10x प्लस एक्स, क्या हो गया 90 माइनस 9x। ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 90 माइनस 9x, ये क्या है ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 हम मान सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट द न्यू नंबर इज 45 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, इसके डिजिट को रिवर्स करते हैं। पहले वंस डिजिट क्या था एक्स, टेंस डिजिट क्या था 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा न्यू नंबर। न्यू नंबर कैसे मिलेगा, डिजिट को रिवर्स करना है, कर दीजिए। एक्स को टेंस डिजिट पर ले आएंगे। ठीक है, क्या किया एक्स को टेंस डिजिट पर लाया और 9 माइनस एक्स को 1 से डिजिट पर लाया, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये लिखा गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 10x। एक्स को हमने टेंस प्लेस पर ले गया तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 9 माइनस एक्स को 1 प्लेस पर ले गया तो 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा कुछ हो जाएगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिलेगा 9x प्लस 9। ठीक है, ये हमारा क्या है न्यू नंबर है, मैं इसको यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, न्यू नंबर इज इक्वल टू 9x प्लस 9। ठीक है, सबको दिख रहा है ना, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है न्यू नंबर है। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर वो है और न्यू नंबर ये है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता रखा है। ठीक है, अभी भी मोर या लेस ऐसा करके लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या समझिए उन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो न्यू नंबर 45 मोर है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर से, यानी ओरिजिनल नंबर छोटा है, न्यू नंबर क्या है बड़ा है। कितना बड़ा है 45, यानी कि 45 इसके और इसके, इस सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन के बीच का डिफरेंस है। तो हम लिख सकते हैं न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 45। ठीक है, स्टेटमेंट में यही बोला है कि डिजिट को रिवर्स करने पर
जो नया नंबर मिल रहा है वो ओरिजिनल नंबर से 45 क्या है, ज़्यादा है, यानी कि डिफरेंस इन दोनों के बीच का 45 है। तो हम लिख सकते हैं 9x+9 न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर 19 माइनस 9x। जब लिखेंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। जब भी माइनस साइन दिखे तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ठीक है। इससे आपके आंसर आने के चांसेस सही होते हैं, ठीक है, सही आंसर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा 9x+9 माइनस 90 प्लस 9x, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, 45। इसको सॉल्व कीजिए तो 9x क्या हो गया, 18x हो जाएगा, माइनस 81 इज इक्वल टू 45। अब इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 45 प्लस 81, ये हो गया 6 और 8 और 4 12, 18x, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, 126 अपॉन में 18 यानी 7। क्या मिला हमें, हमें मिला x इज इक्वल टू 7। और x हमने क्या माना था, वंस डिजिट नंबर, यानी कि वंस डिजिट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 7, ये हो गया। अब हम 10 डिजिट नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ। यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है। 10 डिजिट नंबर क्या होगा, 9 माइनस एक्स, यानी कि 9 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 7, यानी क्या मिल गया हमें, 10 डिजिट नंबर 2। तो वो नंबर क्या था, अब 10 डिजिट पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 1 डिजिट पे क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। नंबर हमें क्या मिल गया, 27, ठीक है। बिल्कुल आराम से कीजिएगा, स्टेटमेंट को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा, ठीक है, जब तक आपको समझ में ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्स में ही क्यों लिया हूँ, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो हमें वन वेरिएबल के फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। मैं इसको चाहता तो वाई भी मान सकता था, लेकिन वो टू वेरिएबल हो जाता, ठीक है। वो अगले क्लासेस में हम पढ़ेंगे, सेम यही चैप्टर होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। बट यहाँ पर हमें वन वेरिएबल के फॉर्म में ही लिखना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ वन वेरिएबल को ही कंसीडर किया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी, ठीक है, आपके दिमाग में बातें आ रही होंगी, ठीक है। बिल्कुल मैंने ईजी वे में लिया है, ज़्यादा तेज या फिर कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके मैंने नहीं बताया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पर आप टर्म देख रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस होता है इसका मतलब। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 135। तीन नंबर हैं कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है, कंटिन्यू करके हैं एक के बाद एक, तीनों को प्लस करने पर क्या आता है, 135। तो देखिए कंसेक्यूटिव लिखा है, मतलब डिफरेंस कितने का होगा, वन का, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर्स में डिफरेंस वन का होता है। तो मान लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर हमें फर्स्ट नंबर पता हो तो उसके आगे का नंबर, यानी कि उसके जस्ट आगे का नंबर हम पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे, +1 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में डिफरेंस कितने का होता है, वन का। तो ये हो गया x+1, ये हमारा क्या है, सेकेंड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर भी हम लिख सकते हैं। थर्ड नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेकेंड नंबर में 1 प्लस करना पड़ेगा, यानी x+1+1, यानी x+2 आ गया, ठीक है। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, तीनों का सम निकालना है, प्लस कर दीजिए, x+x+1, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर प्लस थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है, x+2, तीनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 135। सॉल्व कर लेते हैं तो x+x+x कितना हो गया, 3x, 3 बार x है, 3 बार x प्लस करने पर 3x हो जाएगा, और ये 2+1 क्या हो गया, 3। वेरिएबल को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ मल्टीप्लाई, सॉरी
प्लस कर लिया। अब हम कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 3x हमें मिलेगा 132। x इज इक्वल टू हो जाएगा 132 अपॉन में 3, यानी कि 3 4 या 12, 3 4 या 12। फर्स्ट नंबर क्या हो गया 44। सेकंड नंबर क्या है x प्लस 1, यानी 44 प्लस 1 क्या हो गया 45। ये हमारा क्या हो गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर निकाल लेते हैं 44 प्लस 2 क्या हो गया 46। देखिए कंसेक्यूटिव है कि नहीं है, एक एक का गैप है, तीनों को प्लस करके देखिए 135 आता है कि नहीं। ठीक है, चेक कीजिए अभी 135 ही आएगा। ठीक है, मैं चेक ही कर दे रहा हूँ आप। ठीक है 44 45 46 प्लस करेंगे तो 5 4 और 6 10, 10 और 5 15, 4 4 8 4 3 12, 12 और 1 13। ठीक है, क्यों गया 135 प्लस करने पर। अब फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पर हमने क्या लिया है कंसेक्यूटिव नंबर्स लिया है, लेकिन इवन नंबर है। ठीक है, अब इवन नंबर में आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस कितने का होता है। इवन नंबर्स में 2 का डिफरेंस होता है। कितने का होता है 2 का। तो हम लिख सकते हैं, मान लेंगे फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया x हो गया। अब सेकंड कंसेक्यूटिव इवन नंबर लेना है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट इवन नंबर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर इवन नंबर, फर्स्ट इवन नंबर इज x, सेकंड इवन नंबर बी कितना प्लस करना पड़ेगा 2। क्यों प्लस किए हैं, क्योंकि इवन नंबर में 2 का डिफरेंस होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में। ठीक है, फिर थर्ड क्या हो जाएगा थर्ड नंबर, थर्ड इवन नंबर लिखिए। ठीक है, थर्ड इवन नंबर बी x प्लस 4 हो गया। तीनों को प्लस कर दीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थर्ड नंबर 150 आना चाहिए। हो गया, इक्वेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, इक्वेशन क्रिएट कर ली है। अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक इक्वेशन नहीं बनता है तब तक ये हमें दिक्कत होता है। ठीक है, और इक्वेशन बनाना ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सीख रहे हैं। ठीक है, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 150। 3x इज इक्वल टू 150 माइनस 6 क्या मिला, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 144 अपॉन में 3, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। फर्स्ट नंबर यानी x क्या मिला 48। सेकंड नंबर 48 प्लस 2, x की वैल्यू पुट कीजिए, नंबर लाइए, ये हो गया 50। x यानी कि 48 प्लस 4 क्या हो गया 52। तीनों को प्लस कीजिए 50 48 और 52 प्लस करेंगे तो 8 और 2 10, फिर 5 5 10 और 5 15। ठीक है 150 आंसर सही आ रहा है। ठीक है, प्लस करने पर 150 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है सही है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 5:8। दो नंबर है, दोनों का रेशियो 5:8 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर जब रेशियो दिया तो क्या करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और एक्स क्या है कॉमन नंबर है दोनों में। ठीक है, कॉमन मल्टीपल है दोनों का। तो लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे 5x हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर 8x, क्योंकि रेशियो क्या है 8, दो नंबर मिल गए। तो देखिए बोल रहा है दियर रेशियो बिकम्स 7:10। इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका रेशियो यानी कि 5x अपॉन में 8x, ये रेशियो को हम अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
कह रहा है कि उनका रेशियो हो जाता है 7:10, 7:10 यानी कि 7/10। कब? जब हम इसमें 12 प्लस करते हैं दोनों में, ठीक है। तो मैंने दोनों में क्या कर दिया, 12 प्लस कर दिया। जैसा इक्वेशन, ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हमें वैसा ही करना है। उसने बोला कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो नंबर है, दोनों का रेशियो क्या है, 5:8। हमने क्या किया, एक्स की फॉर्म में मान लिया कि 5x होगा और 8x होगा, ठीक है। फिर उनका रेशियो क्या हो गया, 7:10। तो हमने 5x और 8x का रेशियो निकाला, ठीक है। 7:10 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/10। और ये कब मिल रहा है, जब हम इन दोनों नंबर्स में 12 प्लस करते हैं और उनका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने किया 5x और 8x का रेशियो निकाला, कब, दोनों में प्लस करने पर। तो पहले हम लिखेंगे एडिंग 12 इन बोथ नंबर्स 5x एंड 8x। तो 5x में 12 प्लस करेंगे तो 5x प्लस 12 होगा, 8x में 12 प्लस करेंगे तो 8x प्लस 12 होगा, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है। ऑलरेडी दे रखा है कि रेशियो क्या होगा, 12 प्लस करने पर 7/8, ठीक है। तो ये 7/8 के इक्वल ही माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7/8 कब आ रहा है, जब हम इसमें 12 प्लस कर रहे हैं दोनों में तब, ठीक है। तो ये वैल्यू 7/10 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हो जाएगा 50x, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 10 5 जा 50 और 12 12 10 जा 60, 12 10 जा 120, ठीक है। इज इक्वल टू 8 7 जा 56 और 8 7 सॉरी 12 7 जा 84, 12 से 84 होता है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखिए तो हो जाएगा 56x, इसको वहां ले जा रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 50x माइनस का, अब इसको यहाँ ले जा रहे हैं तो 120, इधर क्या बचा है 120, इधर लाएंगे तो माइनस का 84। इसको सॉल्व कीजिए तो 6x इज इक्वल टू, ये 84 है, इधर 60 यानी कि 36। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 36/6 यानी कि 6x की वैल्यू क्या है 6। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5x, यानी कि 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो ये क्या गया, 5 6 जा 30 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 6, 8 6 जा 48 हो गया। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मिल गया, ठीक है। इन दोनों का रेशियो निकाल के देखिए, 5:8 आता है कि नहीं। फिर 12 प्लस करके देखिए कि 7:10 आता है कि नहीं। तो इसमें अगर हम क्या करते हैं, 12 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 30 में 12 प्लस करेंगे तो 42 मिलेगा, ठीक है। और 48 में 12 प्लस करेंगे तो 60 मिलेगा। उसको डिवाइड कीजिए, 7 6 7 जा और 6 10 जा, क्या मिल रहा है 7/10, यानी कि रेशियो क्या हो गया 7:10। और यही हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर को चेक कर सकते हैं। और वो जो भी आंसर है वो इस पूरे इक्वेशन में जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ठीक है। जो इस वीडियो को एंड तक देख रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आया, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आ सकूँ, ठीक है। और इस तरह से हमें मोटिवेशन भी मिलेगा, ताकि हम आपके लिए कुछ नए टॉपिक्स और नए नए क्वेश्चंस लेकर के आ सकें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, ठीक है। और आप कुछ नया सीख सके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यानी सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहन्स एज इज 4 टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है। रोहन कौन है, रोहन उसका फादर है, ठीक है। तो रोहन की एज 4 टाइम्स है उसके सन की एज की। हमें रोहन का एज नहीं पता है और रोहन के सन की भी एज नहीं पता है, ठीक है। 12 ईयर लेटर, क्या बोल रहा है, 12 ईयर लेटर, 12 साल बाद, रोहन्स एज विल बी 2.5 टाइम्स हिज सन्स एज। 12 साल बाद रोहन की एज जो है वो 2.5 टाइम्स हो जाती है, किसकी, उसके बेटे के एज की, ठीक है।
तो हमें उन दोनों का प्रेजेंट एज बताना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, फादर की एज किस पे डिपेंड, हम यहाँ पर देख लेंगे कि किसकी एज किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो फादर की एज यानी कि रोहन की एज 4 टाइम्स है किसकी? उसके सन की। यानी कि हमें अगर सन की एज पता हो तो हम उसके फादर की एज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि फादर की एज किस पे डिपेंड कर रही है? सन पर। तो हमें सन की एज माननी होगी, ठीक है, मान लेते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और सोचिएगा कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो सन की, सॉरी, फादर की एज सन पे डिपेंड कर रही है, तो जिस पे डिपेंड करता है उसको मान लेते हैं। लेट द सन्स एज, ठीक है, सन्स एज बी एक्स ईयर। ये हो गया एक्स ईयर। फादर की एज 4 टाइम्स है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? यानी कि रोहन की एज, ठीक है। फादर्स एज, यहाँ पे मैं रोहन लिख देता हूँ, ठीक है। रोहन यानी फादर्स एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। सन की एज क्या है? एक्स। फादर की एज क्या हो जाएगी? 4x। 12 ईयर लेटर, 12 साल बाद, ठीक है। देखिए, 12 साल बाद फादर की एज बढ़ेगी तो साथ में सन की भी एज बढ़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फादर की एज बढ़ गई और सन की एज नहीं बढ़ी, दोनों का एज 12 ईयर में 12 इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? 12 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये बोलता है 12 ईयर एग हो तो हमें क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो 12 साल बाद रोहन की एज क्या हो गई? 2/5 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो हम मान लेंगे 12 ईयर लेटर सन्स एज, ठीक है। सन्स की एज 12 साल बाद क्या होगी, अगर हमें ये पता हो जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं? फादर की एज निकाल सकते हैं, ठीक है। 12 ईयर लेटर फादर, सॉरी, सन्स एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 12। यानी कि ये कितना ईयर हो चुका है? सन। अब हम फादर निकाल लेते हैं, ठीक है। 12 ईयर लेटर, तो सन के एज का 2.5 टाइम, यानी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस में? सन की एज में। मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या मिलेगा हमें? 2.5x माइनस, सॉरी, प्लस 36, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 आएगा। 12 5 से 60, 12 2 जा 24, 24 और 6 30 हो, ठीक है। 2.5x प्लस 30, ये क्या हो गया? 12 ईयर लेटर। अब हमें बताना है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कैसे निकलेगा? तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है। यानी कि कुछ डेटा जो है वो यहाँ पर मिसिंग हो गया है, मैं टाइप करना भूल गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। मुझे लगता है कि कुछ रेशियो देना चाहिए था यहाँ पर 12 ईयर लेटर उनकी एज का, ठीक है। यहाँ पर 12 ईयर लेटर उनकी एज का रेशियो देना चाहिए था, जो कि इस क्वेश्चन में क्या है? मिसिंग है, ठीक है। रेशियो देता तो हम क्या कर लेते? इसकी एज को फाइंड कर लेते, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक से मिस्टेक हो गया है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यानी आज का सेशन यहीं तक था, ठीक है। आई होप कि आप सभी इस सेशन को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किए होंगे और बहुत कुछ इस सेशन से आपको सीखने को मिला होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखे हैं तो उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वर्ड्स प्रॉब्लम भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास बस यहीं तक था। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्लास 8 के 3rd चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और अपना एग्जाम में बेस्ट दीजिए, ठीक है। क्लास में भी बेस्ट दीजिए, एग्जाम्स में आपके नंबर अच्छे आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।